नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 22 दिसंबर 2020 है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और एक स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट मेक इन इंडिया। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, बिग क्रिसमस सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हेवी डिस्काउंट अवेलेबल हैं। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आज पकड़ लें, आज 22 दिसंबर को काउंट करें तो 4 दिन ही बचे हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट खबर है, इंडिया यूके फ्लाइट्स। आपको पता ही होगा क्योंकि आज सुबह भी हमने इस टॉपिक को द हिंदू एनालिसिस में डिस्कस किया था। देखिए डियर फ्रेंड्स, 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली सारी फ़्लाइट्स और इंडिया से यूके जाने वाली सारी फ़्लाइट्स जो हैं उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है, एक बैन लगा दिया है। यूके में एक नया कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन, एक नया वर्जन हमें देखने को मिला है और ये बताया जाता है कि ये जो नया वर्जन है, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ भारत ने नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों ने, कनाडा ने, फिर यूरोप के बहुत सारे देशों ने, दूसरे देशों ने भी ये डिसीजन लिया है कि यूके से सारी फ़्लाइट्स जो हैं उनको बंद किया जाए। इसके अलावा कुछ व्हाट वी से क्वारंटीन को लेकर कुछ रूल्स तय किए गए हैं कि अगर यूके से कोई व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो 4 कैरियर्स हैं, 4 सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो एयर एजेंसीज़ हैं, एयर इंडिया, विस्तारा, ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक। तो ये 4 कैरियर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। अब ये एक न्यूज़ आइटम है, राइट, ये कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई आइटम है, लेकिन आपको इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कैसे नॉन इकोनॉमिकल चीज़ ने इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट की। हमने इससे पहले की हमारे डिस्कशंस में देखा था, जो हमने एक सी रंगराजन साहब का लिखा हुआ आर्टिकल था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट मैंने आपको कहा था। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि ये जो एविएशन सेक्टर है, एक एयरक्राफ्ट जो है वो जब टेक ऑफ करता है और लैंड करता है तो फ्यूल, फूड, राइट, मेंटेनेंस के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री, कितने सारे लोगों को काम मिलता है। लेकिन जब फ्लाइट्स कैंसिल होती है तो कितने सारे एयरपोर्ट्स, कितने सारे लोगों का जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जस्ट इमेजिन। तो ये थी एक छोटी सी खबर। मैं चाहता हूँ कि आप इसको और ज़्यादा सोचें, राइट। कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक फ़्लाइट में कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं, राइट। उसमें जो बल्ब्स हैं वो भी उसके साथ जो बल्ब सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री को इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने, उसके ऊपर ये डिसीजन की इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, एक दूसरी खबर है जो इसी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है और जानबूझकर मैंने आगे पीछे रखा है इन दोनों न्यूज़ आइटम्स को। बोइंग का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एरोप्लेन्स बनाती है बोइंग। बोइंग जो है वो भारत में बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली थी। इसकी परमिशन भी उन्होंने कर्नाटका सरकार से ले ली थी। अब लेटेस्ट खबर यह है कि बोइंग ने यह डिसीजन लिया है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बन रहा था उसको कन्वर्ट करके R&D यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग को R&D यूनिट में तब्दील किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से एयरक्राफ्ट की डिमांड में एक बहुत बड़ा नोज डाइव या फिर एक ड्रॉप देखने को मिला है एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। बोइंग का कहना यह था कि USA के बाहर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो बेंगलुरु में सेटअप होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से एयरक्राफ्ट की डिमांड ड्रॉप हुई है और भारत जो है, भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट था, लेकिन अब बहुत सारी फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो रही हैं और बहुत सारी फ़्लाइट्स के ऊपर बैन लगाया गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एयरक्राफ्ट्स की डिमांड जो है वो कम हुई है। तो जस्ट इमेजिन
कि कितना इन्वेस्टमेंट भी, जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, अब इसके ऊपर ये भी ऐड कर दीजिए और सोचिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कोविड-19। दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आज ये दोनों टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए, और ये वाला टॉपिक जो है ये महाराष्ट्र सरकार का एक डिसीजन है, और इसकी इम्पैक्ट होटल्स और रेस्टोरेंट या फिर ओवरऑल आज अभी तक के ये 3 टॉपिक्स जो हैं टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री को काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि ट्यूसडे से, लेकिन यानी कि आज से नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा। इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपको क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर देखने को मिलेगी। 11 बजे से सुबह 6 बजे तक महाराष्ट्र में होगा नाइट कर्फ्यू। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जिनके मुंबई में, ये एक एसोसिएशन है जिनके मुंबई में 8,000 मेंबर्स हैं, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं शिवानंद शेट्टी, उनका कहना यह है कि ये डिसीजन जो है इसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे और बिजनेस जो है वो भी काफ़ी बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर शेट्टी का कहना यह है कि ये जो 24 क्रिसमस ईव से लेकर 1 जनवरी तक का ये जो हफ्ता है, लगभग आप पकड़ लीजिए 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 1, तो ये 9 दिन जो हैं, ये 9 दिनों में 1 महीने का व्यापार जो है वो कर लेते हैं। लेकिन अब नाइट कर्फ्यू की वजह से ये पूरा बिजनेस जो है वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो मुंबई में हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल गोवा या फिर किसी दूसरे डेस्टिनेशन में, तो लोग सेलिब्रेशन को नहीं रोकेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना ये जो 10-12 दिनों का जो एक मिनी वेकेशन है वो बुक कर लिया है, तो वो किसी और जगह पर चले जाएंगे, तो बिजनेस जो है वो महाराष्ट्र से जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ें जो हैं, मीन्स अब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी ज़रूरी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके लिए बर्बादी है, तो इट्स अ वेरी कैच-22 सिचुएशन। दूसरा एक टॉपिक है पीएम जनजातीय विकास मिशन। सरकार इसको लॉन्च करने वाली है। ये कर्टेन रेजर के तौर पर आपको इसको देखना है। कर्टेन रेजर यानी कि इसके ऊपर से पर्दा जो है वो थोड़ा बहुत हटा है और हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल रही हैं। इसका नाम होगा PMJVM, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, यानी कि ट्राइबल जो जाति हैं, ट्राइबल जाति के साथ जुड़ी हुई ये स्कीम होगी, ये मिशन होगा, और इसमें मेन लक्ष्य ये है कि ट्राइबल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जाए, जॉब्स जनरेट की जाए, और इसमें अलग अलग जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको मिलाकर एक नया मिशन सरकार जो है वो लॉन्च करने वाली है। टारगेट में हैं 100 जितने बैकवर्ड ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे देश में लगभग 700 जितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रफली स्पीकिंग 700 के आसपास हैं, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो उसमें से 100 ऐसे मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उनके ऊपर ये स्कीम जो है, ये स्कीम का फोकस जो है ये इन 100 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर रहेगा। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें जो अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैं, सरकार ने जो MFP के लिए जो MSP रखी है, उसमें जो भी पैसे बचे हुए हैं वह पैसों का उपयोग, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जो पैसे हैं उनका उपयोग, और ग्रांट इन एड जो दी जाती है आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1 में जो ट्राइबल एरियाज़ को जो एक ग्रांट दी जाती है, तो ये सारे पैसों का इस्तेमाल जो है वो जॉब जनरेशन के लिए किया जाएगा, और इसमें नए सेंटर्स खोले जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद होगी, और फूड पार्क्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। तो ये था एक कर्टेन रेजर फॉर दिस PMJVM। अब बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। इट्स अबाउट मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सभी देशों के लिए, ख़ास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा जॉब्स जनरेट कर पाता है। बहुत सारे लोग जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उनको अच्छी जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल सकती हैं। मेक इन इंडिया प्लान के बारे में बात करें तो इतना कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट जो है वो इतने सालों में नहीं आया। आप कहेंगे कि भारत को FDI तो बहुत मिली है, हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि FDI काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ये FDI को अगर देखेंगे लॉकडाउन के टाइम पर, आप देखिए FDI
तो ज़्यादातर ये एफडीआई जो है वो सर्विस सेक्टर में आई है। रिलायंस को कितना सारा फंड मिला, ये सारा फंड जो है वो रिलायंस के मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेकिन जियो प्लेटफॉर्म्स में मिला है। तो जियो प्लेटफॉर्म सर्विस सेक्टर का पार्ट है। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है हमारे यहाँ पर, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी कोई खास ऐसे एक्सपांशन के प्लान जो हैं वो लॉन्च नहीं किए हैं। होंडा कार्स, राइट, हमारे देश का 5th लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर है होंडा, जापान की कंपनी है एज वी ऑल नो। ग्रेटर नोएडा में जो उनका प्लांट था उसको ये जापानीज कंपनी होंडा ने शट डाउन किया है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, सब कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल मशीनरीज से एयरक्राफ्ट के इंजन्स, उनके पार्ट्स बनाना, मेटल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, सीमेंट्स, सिरामिक्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास मेकिंग, होम अप्लायंसेस, वाइट एंड ब्राउन गुड्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कवर होती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब 2014 में, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया था, उस टाइम पर हमारी जीडीपी का 15% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का था। 2019 में 5 सालों के बाद ये इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये 14% से भी कम हुआ है। दिस फैक्ट इटसेल्फ इंडिकेट्स के मेक इन इंडिया जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। अपने जो टारगेट्स हैं वो मेक इन इंडिया अचीव नहीं कर पाया। और मेक इन इंडिया को लॉन्च इसीलिए किया गया था ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सके। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वेबसाइट है pmindia.gov.in, उसमें लिखा गया है कि सिंस ईयर्स policymakers have been debating how to give an impetus to manufacturing in India and make India a global manufacturing hub. But it is Narendra Modi who within a matter of months launched a Make in India campaign to facilitate investment, to foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property, build best-in-class manufacturing infrastructure. ये pmindia.gov.in पर लिखा गया है। 3 ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है, टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट एट 12 to 14% पर एनम। हर साल 12 से 14% ग्रोथ होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ऐसा इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, 2025 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25% होना चाहिए। पहले 15% था, 5 सालों के बाद ये 14% से भी कम है, और 25 तक आने वाले लगभग 4-5 सालों में हमें 25% अचीव करना है। और लास्ट है 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जनरेट होगी। तो अगर इतना ग्रोथ ही नहीं हो रहा डबल डिजिट से, और यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँचने में बहुत देर है, तो ये जॉब्स कहाँ से जनरेट होगी। हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फंड्स उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या फिर वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है कि वो ग्लोबल कंपनीज के सामने मुकाबला कर सकें। हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लोकल मार्केट को अचीव करने के लिए फॉरेन कंपनीज के सामने कंपटीशन फेस कर रही हैं। पिछले 2 दशकों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिला। मारुति सुजुकी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मारुति सुजुकी की वजह से हमारे देश में कार इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया, राइट, इसमें कोई शक नहीं। आज भी मारुति सुजुकी जो है सबसे ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो मारुति सुजुकी का है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर क्या मारुति सुजुकी इतनी सक्सेसफुल है? बहुत सारी मारुति सुजुकी की कार्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सेफ्टी टेस्ट भी पास नहीं कर पाती हैं। हमारे देश में टॉप पैसेंजर व्हीकल्स आप देख लिए, मारुति सुजुकी उसमें पार्टनर है, ह्यूंडे है, होंडा, टोयोटा, रेनो, निसान, फोर्ड, फॉक्सवैगन, ये सारी कंपनीज 10 में से 8 कंपनीज जो हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं। हमारे देश की है महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफ़ी एक प्रोग्रेस किया है, नो डाउट अबाउट इट। काफ़ी एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है उनकी कार्स में, उनकी क्वालिटीज़ में, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, नो डाउट अबाउट इट। और दूसरी कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे देश में हुआ ये कि सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में लो रिस्क है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, एंट्री और एग्जिट के रूट्स इजी हैं, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से सर्विस सेक्टर एक्सपांड हुआ। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ। इनफैक्ट
भारत के जीवीए में 55.40% कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है। डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें तो हमारे देश में 60%, इंडिया की जीडीपी जो है उसका 60% डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन से होता है। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी याद आ रहा है, तीसरी बार ये शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और हमारा देश बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। वैल्यू के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। $479 बिलियन के आइटम्स को हमने 2019 में इंपोर्ट किया था। लेकिन कुछ हमारे देश में मिसालें भी हैं, कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। फॉर एग्जांपल यूपीएल लिमिटेड एग्रोकेमिकल्स के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। 130 देशों में यह कंपनी है और अपने सेक्टर में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और अल्ट्राटेक सीमेंट हैं, मदरसन सुमी सिस्टम्स हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, गारसिम इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, यहाँ पर मारुति हैं, एमएनएम हैं, हिंडाल्को, टाटा स्टील्स, टाटा मोटर, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलेगी। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। चाइना की बात करें तो चाइना की जीडीपी का 29% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है और हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी से चाइना की इकोनॉमी 5 गुनी ज़्यादा बड़ी है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनका 29% हमारे देश की इकोनॉमी के मुकाबले कितना ज़्यादा हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना का इतना एक्सपांशन, दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, एशियन कंट्रीज़ को देखिए। साउथ कोरिया में 25.38, जापान में 20.75, थाईलैंड में 27%, वियतनाम 16%, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस में 19%, सिंगापुर में 20%, मलेशिया में 21% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये सारे देशों में अगर आंकड़े ऊपर जा रहे हैं और हमारे देश में आंकड़ा नीचे जा रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और मेक इन इंडिया में कुछ बदलाव करके, कुछ चेंजेस करके भारत को इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, इज़न्ट इट? तो ये था आज का हमारा स्पेशल टॉपिक एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। मेक द मोस्ट आउट ऑफ बिग क्रिसमस सेल। आई विल सी यू सून टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।